हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फिर से आपका बहुत ही वेलकम है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसिड और बेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो आप अपना नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो आइए देखते हैं एसिड और बेस आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो नॉर्मली आप जानते ही हो कि हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं, फ्रूट्स हैं, हम जिसको कह सकते हैं, जो टेस्ट में कैसा होता है, टेस्ट में जो सॉर टेस्ट का होता है, सॉर टेस्ट मतलब खट्टे टेस्ट का होता है, जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, वो सब जनरली क्या होते हैं, एसिड ही होते हैं। तो आप देखते हैं जैसे इमली होता है आपका, या फिर विनेगर जो होता है जिसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर हमारा अमरूद में भी एक एसिड होता है। तो जितने भी, या हम ऑरेंज की भी बात कर सकते हैं, तो जितने भी हाँ आसपास में क्या होते हैं, जितने भी खट्टे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं जो सॉर टेस्ट का होता है, वो सारे चीज़ क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जबकि अगर हम कुछ बेसेस की बात करें तो जैसे चूना आपका एक बेस है, ठीक है, जो लाइम स्टोन होता है या लाइम वाटर होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। क्योंकि ये सभी क्या होता है, ये जो टेस्ट में अगर हम जनरली देखें तो ये टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट का होता है, एक प्रकार से कसैला टेस्ट कह सकते हैं हम इसको। तो एसिड और बेस के बारे में आपको एक जनरली इतना चीज़ तो मालूम ही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एसिड, आपको मालूम चला कि एसिड क्या होता है। एसिड जो होता है वो हमारा किस टेस्ट का होता है, सॉर टेस्ट का होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होता है हमारा, बेस हमारा बिटर टेस्ट ये होता है। तो ये तो हम जनरली जानते हैं कि एसिड और बेस का आखिर टेस्ट होता कैसे है, जो हम जनरली डेली लाइफ में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो अब हम थोड़ा स्पेशल चीज़ों को देखते हैं। तो एसिड और बेस में हमारा एक डिफरेंस तो हम पता चल ही गया है कि जो सॉर टेस्ट का होगा वो एसिड होगा, और जो बिटर टेस्ट का होगा वो क्या होगा, वो आपका बेस होगा। बिटर टेस्ट मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा कसैला या थोड़ा तीखा जैसा टेस्ट होता है, जबकि सॉर टेस्ट मतलब खट्टा, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखेंगे तो हम लिटमस पेपर्स के अकॉर्डिंग भी, हम लिटमस पेपर से भी जानकारी ले सकते हैं। तो अपने लिटमस पेपर देखा होगा, लिटमस पेपर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एसिड और बेस को चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर फ्रेंड्स 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। लिटमस पेपर 2 प्रकार का आता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर दे किसमें, रेड में, ठीक है, रेड कलर में। जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर हम जिस सब्सटेंस में अगर डुबाएंगे तो उस सब्सटेंस में अगर हम डुबाने पर ब्लू लिटमस पेपर किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में। इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, आपका एसिड है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में क्या होगा, हम कौन सा लिटमस पेपर लेंगे, बेस की बात करें तो बेस में हम कौन सा लिटमस पेपर लेंगे, हम लेंगे इसका जस्ट अपोजिट रेड लिटमस पेपर। और रेड लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेस का हो जाता है। तो ये 2 नॉर्मली से चीज़ें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस से हम पता कर सकते हैं। तो इसमें हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि एसिड और बेस में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो जनरली नॉर्मली आप इस चीज़ों को याद रखिए कि एसिड का जो टेस्ट कैसे होगा, एसिड का टेस्ट होगा सॉर, खट्टा, जबकि वो एसिड क्या कर देगा, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको क्या कर देगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। उसी तरह से अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो जो पीएच होता है वो पीएच क्या होता है, लेस देन 7, ठीक है। हमेशा जब पीएच होता है एसिड का वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा, 7 से कम ही होगा। और अगर हम बेस की बात करें तो जो बेस होता है उसका पीएच कितना होता है, वो मोर देन 7 होता है। इसका मतलब हमेशा ही 7 से ज़्यादा आएगा। तो ये 3-4 जो नॉर्मली से चीज़ है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उन चीज़ों को तो आप जानते ही हैं। तो अब हम स्पेशली बात करने वाले हैं एसिड और बेस के ऊपर, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, या फिर हम अभी हमारे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं जो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए हमको कि एसिड और बेस का जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या कहता है। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमेशा ही जब भी हम क्या करते हैं, एसिड को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें, H2, वाटर में हम जब भी एसिड को डिज़ोल्व करेंगे हमें H+ आयन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको बताता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो हमेशा ही हमें
हमें H+ आयन मिलता है। इसका मतलब उन चीज़ों को हम एसिड बोल सकते हैं जो हमेशा ही पानी में घुलकर क्या देते हो, H+ आयन देते हो। उसी तरह से अगर हम बेस की बात करें तो बेस में भी क्या हो जाएगा, अगर बेस को अगर हम पानी में घोले, डिजोल्व करें पानी में, तो उसमें क्या होगा, बेस हमेशा ही OH नेगेटिव आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो आप H+ आयन को हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो आप इसको। तो H+ आयन, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है ये, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल चीज़ों को बताता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में घुल के H+ आयन देता है, इसका मतलब वो एसिड है। और कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होकर वाटर में घुलकर अगर OH- चार्ज मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो वो क्या है, आपका बेस है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में हम जैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें HCl, तो HCl हमेशा वाटर में डिसॉल्व होकर H+ और Cl- देता है। इसका मतलब हमने क्या कह दिया, कभी भी H+ मिल रहा है इसका मतलब क्या है, एसिड है। इसीलिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या का नाम बोलते हैं, एसिड है ये एक प्रकार का। वैसे ही अगर हम बेस का एग्जांपल ले लें तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है हमेशा Na+ और OH- मिलता है। अब देख सकते हैं कि जहाँ भी OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा वो क्या होगा, बेस होगा। इसलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर इन चीज़ों को कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होकर H+ आयन दे रहा है वो एसिड है, जबकि जो OH- आयन दे रहा है वो क्या है, बेस है। तो इसके अकॉर्डिंग आर्हेनियस ने कई सारे सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया था, किसके अकॉर्डिंग, H+ एंड OH- आयन के आधार पे। तो इसके हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, लेकिन मेनली अगर आप नॉर्मली याद रखना चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका परक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, H+ आयन होता है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या और कई सारे हम लिख सकते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो इन सारे चीज़ों में क्या होता है, बेस होता है। तो कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जो आपको आगे चल के काम आने वाला है। तो इसमें एसिड की अगर मैं बात करूँ तो एसिड के अंदर में कौन कौन सा आ जाएगा, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये तीन, और ये हाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये 4 क्या है, ये सब आपका एसिड है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्हेनियस एसिड के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस आपका, बेस में हम याद रख सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है, आप नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको पता नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। तो ये नॉर्मली 4 एग्जाम्पल हमने इसको बता दिया। तो ये एसिड और बेस जिसको किसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम इन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमेशा हमें H+ आयन मिलेगा, जबकि इसको डिसॉल्व करने पर, इनको डिसॉल्व करने पर हमेशा हमें OH- चार्ज मिलेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट यही था। और आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में एक लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि केवल हम उन्हीं चीज़ों को एसिड है या बेस ऐसे पहचान सकते हैं जिन सब्सटेंस को पानी में घोला जा सके। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो उनको एसिड है कि बेस, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेक नहीं कर सकते। तो ये है आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें आर्हेनियस के बाद इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान देंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। तो हमने अभी सीखा था H+ जो क्या करता है, वाटर में देता था वो एसिड था, जबकि OH- देता था वो बेस था। इसके अकॉर्डिंग हम एसिड किसको मानेंगे, जो भी सब्सटेंस क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब H+, प्रोटॉन डोनेट करें। फ्रेंड्स, याद रखिए प्रोटॉन हम किसको बोल रहे हैं, प्रोटॉन का मतलब है H+, ठीक है ना। प्रोटॉन किसको, एसिड हम उसको बोलेंगे, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जबकि हम बेस किसको बोलेंगे, बेस में जो क्या करता हो, प्रोटॉन को क्या करता हो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी
जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपका एसिड क्या है, जो भी प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड, जबकि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन का क्या मतलब हो रहा है H+, एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ये नॉर्मल सा चीज़ है जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एसिड का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एसिड हम किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो एसिड किसको बोलेंगे कि जो इसमें क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो प्रोटॉन डोनेट मतलब आप देख सकते हैं कि HCl क्या कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट का मतलब जिसके पास प्रोटॉन होगा वही प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए वो ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड बोल सकते हैं हम इसको। वैसे ही H2SO4 है आपका, H2S है आपका, H2O है, तो ये सारी चीज़ हमारा एसिड है। CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो विनेगर होता है आपका। तो ये सारी एसिड है। जबकि बेस हम किसको बोल सकते हैं, बेस हम NH3, ठीक है ना, NH2OH, ठीक है। जबकि हम इसमें हम कह सकते हैं H2O है। तो ये सब क्या है, आपका बेस है। अब इसमें क्या है, बेस का क्या मतलब है कि जो प्रोटॉन ले सकता है, तो कोई प्रोटॉन लेगा कैसे, तो जिसके पास मतलब कह सकते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही ले सकता है। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है। तो ये सब क्या है, लोन पेयर होने के कारण ये क्या कर सकता है, आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के कारण हम इनको बेस कह रहे हैं, जबकि ये क्या है, आपका एसिड है, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि हमने यहाँ एसिड को भी लिया है, यहाँ एसिड में H2O लिया है, जबकि बेस में भी हमने H2O लिया है। तो हम इसको दोनों में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट H2O को एसिड भी बोल रहा है और H2O को क्या बोल रहा है, बेस भी बोल रहा है। तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है। दरअसल हम इसको एम्फियोटोरिक भी कह सकते हैं। एम्फियोटोरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फियोटेरिक का नाम देते हैं, ठीक है। तो एम्फियोटोरिक हम यहाँ लिख लेते हैं। एम्फियोटोरिक, ठीक है। एम्फियोटोरिक ये भी है, एम्फियोटोरिक ये भी है। एम्फियोटोरिक हम किसको बोल रहे हैं, जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करे, एसिड एंड बेस, ठीक है। शो बिहेवियर, ठीक है ना, सो बिहेवियर एसिड एंड बेस, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एम्फियोटोरिक। अब कैसे ये एसिड और बेस का बिहेव शो कर रहा है, अब इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम क्या करें, HCl और H2O को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ, तो HCl और H2O को रिएक्ट कराने पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ हमको मिल रहा है H3O पॉजिटिव, जबकि Cl निगेटिव। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो H2O है उसने एक प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या बोलेंगे, बेस। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपका जो H2O है वो क्या है, बेस है। H2O क्या है, बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि वो इसके प्रोटॉन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ बेस के जैसा वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं बेस H2O, जबकि इसी का मैं अगर कहना चाहूँ एसिड प्रॉपर्टी को अगर मैं बताना चाहूँ, तो अगर मैं इसमें NH3 के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं, तो NH3 के आप साथ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इसके साथ ये NH3 क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब H2O क्या कर रहा है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ H2O बेस कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ NH3 बन गया है NH4 प्लस, एंड ये क्या हो गया, OH माइनस। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हम H2O को एक तरफ एसिड भी बोल रहे हैं, एक तरफ बेस भी बोल रहे हैं, दोनों का बिहेवियर शो हो रहा है। यहाँ H2O क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, जबकि यहाँ का H2O क्या किया, प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट किया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी ये एसिड है, ये आपका एसिड, ठीक है। तो H2O क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये एसिड है। तो इस तरह से ब्रोस्टेड-लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रोटॉन देने वाले को हम क्या बोलेंगे, एसिड, जबकि प्रोटॉन लेने वाले को हम क्या बोलेंगे, बेस। तो और वाटर क्या है, एम्फियोटोरिक स्पीसीज कह सकते हैं हम इसमें। तो इस तरह से ये है ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने आर्हेनियस भी सीखा, हमने ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट भी सीखा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं लुईस
कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं जो इसी के अंदर आता है आपका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के ही अंदर हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो होता है आपका कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये इसी के ही अंदर है, कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ आगे लिख लेते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस किसको कहेंगे? तो इसमें हम एक सिंपल सा पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं HCl, तो HCl अगर और मान लीजिए यहाँ H2O आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है आपका H3O पॉजिटिव, इसको हम हाइड्रोमियम आयन के नाम से जानते हैं, और ये हो गया आपका Cl नेगेटिव चार्ज मतलब क्लोराइड आयन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, एसिड, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है, जब भी कोई एसिड क्या करता है, हमको मालूम है एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। तो एसिड के कारण एसिड जब भी क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, तो उससे मिलके जो बनता है, ठीक है ना, इसने क्या किया, प्रोटॉन रिलीज किया, तो इसके कारण जो ये बेस बना इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। ये तो आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, एसिड के कारण हमारा क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कभी भी एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो उससे जो बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। जबकि अगर हम यहाँ इसको बेस माने, क्यों बेस मान रहे हैं, क्योंकि H3O क्या कर रहा है, H2O क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ये जब H2O, तो कभी भी कोई भी बेस जब क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो उससे जो बनता है, ठीक है ना, उससे जो बना हम इसको कह रहे हैं, इससे क्या बना, इससे ये बन रहा है। तो इससे जो बेस के कारण, जो बेस के प्रोटॉन लेने के कारण जो बनता है उसको हम कह देते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। तो केवल यही चीज़ है, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस क्या है, हमेशा एसिड के कारण क्या होता है, एसिड के प्रोटॉन देने के कारण जो भी नया चीज़ बनता है उसको हम कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं, जबकि बेस के प्रोटॉन लेने के कारण जो आपका एसिड बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड कह देते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम एक और एग्जाम्पल, फ्रेंड्स, तो ये हमारा NH3 है और ये H2 है। हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको ये फिर से आपको पता चलेगा कि NH3 क्या करेगा, प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, तो ये NH4+ और ये बन गया OH-। आप वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए, पहले चेक कीजिए कि ये क्या है, आप बता सकते हैं, उसके बाद अपना ही सेल्फ एनालिसिस करके आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद प्ले करके देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं कि NH3 क्या कर रहा है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के कारण जो नया चीज़ बना, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के कारण जो नया चीज़ बनेगा, ठीक है। तो वैसे तो NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आपका क्या है, ये तो बेस है, और बेस से हमेशा क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो हम इसको क्या कह देंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक। उसी तरह से H2O क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है मतलब प्रोटॉन डोनेट करने वाले को क्या बोलेंगे, एसिड। तो प्रोटॉन देने के कारण जो नया बना उसको मैं क्या कहूँगा, कॉन्जुगेटेड बेस। और अभी ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड का, ठीक है। तो हमारा ये एम्फियोटोरिक का भी एग्जांपल हमने आपको इसी के थ्रू बताया, और ये हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ही जो प्रोटॉन दिया और जो उससे बना वो क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इसमें एक चीज़ याद रखिए कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ आगे आप लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस, रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। इसमें क्या होता है, हमेशा ही जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो बेस बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, वो हमेशा ही क्या होता है, वीक होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर लें तो HCl हमारा क्या है, HCl हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके थ्रू अब एसिड है, तो एसिड मतलब प्रोटॉन देने के बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस। तो प्रोटॉन दे दिया तो क्या बना, Cl नेगेटिव, ठीक है, प्रोटॉन देने से। तो ये बन जाएगा, ये अब जो बनेगा वो कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो क्या होगा, वीक, वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो इतना तो क्लियर है कि एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस, लेकिन वो अगर स्ट्रॉन्ग है, एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमेशा क्या होगा, वीक होगा। वैसे ही सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, तो जैसे फिर से हमने लिया H2SO4, और H2SO4 को हम जानते हैं कि H2SO4 क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड
अब स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बनेगा आपका HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये तो बन गया कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है, ये कौन सा बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस। लेकिन ये कॉन्जुगेटेड बेस कैसा होगा, वीक होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग था, तो ये क्या है, वीक है। वैसे ही अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें तो हमारा ये CH3COOH एसिड तो है, लेकिन ये वीक एसिड है, वीक एसिड। और वीक एसिड से, अब यहाँ तो एसिड से कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, मतलब इसने अगर एक प्रोटॉन दे दिया तो हमारा एसिटेट आयन बन गया CH3COO माइनस, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस बन गया। लेकिन आपको पहले ही मालूम है कि जो ये एसिड है जिससे ये बना है ये खुद वीक है, तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कई सारे एग्जांपल आपको मिल जाएगा बुक्स में, ठीक है। बस आप ये याद रखिए कि हमेशा ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, वीक होता है। वैसे ही वीक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक, वीक से स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका नोट्स बनाइए। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा जो लास्ट और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिर से हम देखेंगे कि एसिड और बेस में उसका क्या क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले लुईस कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि आखिर ये लुईस कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस को क्लासिफाइड किया गया है उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हमको किया गया है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, तो आपको ये याद रखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम किसको बोलेंगे, जो क्या करता है, बॉन्ड नहीं बनाता, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए आप कि आपका जो नॉर्मली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन में 0 होता है, जबकि नाइट्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 2, फ्लोरीन में 3 और नियॉन में क्या होता है, 4। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। पेयर इसका मतलब 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर मतलब 4, 3 मतलब 6 और 4 पेयर का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम पेयर में बात कर रहे हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इतना फिक्स होता है, ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। सीक्वेंस वाइज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो 0 1 2 3 4, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड किसको बोलेंगे, तो एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। वैसे ही बेस हम किसको बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता हो वो क्या है आपका, एसिड। तो जैसे हम एग्जांपल करके देखते हैं, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें नॉर्मली, तो हम एसिड किसको बोलेंगे, तो एसिड में आपका क्या है, एसिड हम किसको बोलेंगे, तो जो एसिड है, जैसे आपका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो, जैसे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या AlCl3, ये सब क्या है, वीक, मतलब इसमें हम कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये सब एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं, इसको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोरॉन BF3 का अगर स्ट्रक्चर पे बात करूं, तो इसमें हम देखते हैं BF3 को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो 5 होता है, 5। तो इसमें 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ कुल मिला के अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो 2 और 3, तो आप देख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 3 है, ठीक है। जबकि फ्लोरीन का जो होता है वो कितना होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है ना। तो 2 और 7 इसका भी कंप्लीट नहीं है। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि बोरॉन 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, जबकि यहाँ दूसरे फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, जबकि यहाँ तीसरे फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पहले बोरॉन था उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 3 थे, अब टोटल 6 हो गए, फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ अभी भी इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल,
यहाँ इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए BF3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड। सेम कहानी AlCl3 के साथ भी है, क्योंकि बोरॉन के भी लास्ट में 3 होता है, एल्यूमिनियम के लास्ट में भी क्या होता है, 3 ही होता है, तो ये भी क्या करेगा, कहीं से अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो उसको एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो आपका ये BF3 और AlCl3 क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है। उसी तरह से फ्रेंड जैसे अगर हम अब इसमें बात करें बेस की, तो बेस में हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NH3, ठीक है। अब NH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, डोनेट करेगा, इसीलिए NH3 को हम क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का बेस है। अब ये कैसे बेस है, मैं फिर से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, 2 और 5, जबकि हाइड्रोजन का 1 होता है, आपको मालूम है। तो नाइट्रोजन अगर मैं लिखूँ तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक दूसरा बॉन्ड, और तीसरे हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड। तो पहले जो ये 5 था, अब आप गिनिए 2 4 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और ये जो बचा है ये आपका क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो किसी दूसरे को ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, NH3 के पास लोन पेयर है, इसीलिए वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो लुईस कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट है, इसमें बस आपको याद रखना है लोन पेयर जो दे रहा है वो क्या है, बेस है, और जो ले रहा है वो क्या है, एसिड है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया। तो फ्रेंड्स इसी में एक पॉइंट और भी दे देते हैं, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स या कुछ अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे अगर हम सिंपली एग्जांपल लें तो ये आपका अलग हो गया। अब सिंपली एग्जांपल में हम बात करते हैं, जैसे SnCl4, ठीक है ना, ये हो गया। या हम इसमें आगे देख सकते हैं कि आपका SiF2 हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। आप जानते हैं कि जो सिलिकॉन है, ये Sn है, ये सब क्या होते हैं, d ब्लॉक में होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। और वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, लोन पेयर अगर इसको मिले तो लोन पेयर को क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेंगे, अपने अंदर ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है इसके पास। तो ये क्या करेगा, वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और लोन पर एक्सेप्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसीलिए ये सभी चीज़ भी क्या करते हैं, एसिड जैसा बिहेव ही शो करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको कुछ अदर टाइप का भी मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, तो आपको यहाँ दिमाग लगाना होता है कि वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डेफिनेटली लेगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या है, खाली है, वैकेंट है। इसलिए हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड बोल सकते हैं। तो इस तरह ये लुईस एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट था, तो हमने सभी कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस वाइज बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि सारा केमिस्ट्री आपको एसिड और बेस पे डिपेंड करता है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। अभी हम थोड़ा एक और कह सकते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ हम आखिर कैसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रा एसिड के बारे में। हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, ऐसे एसिड जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रा एसिड के नाम से कहते हैं, याद कर। तो फ्रेंड्स हाइड्रा एसिड हम किसको कहते हैं, ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और जो H+ क्या कर सके, दे सके किसी को, ठीक है ना, जो प्रोटॉन दे सके उसे हम क्या कह देते हैं, हाइड्रा एसिड। तो आप देख सकते हैं सभी में हाइड्रोजन है और सभी के सभी H+ देने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए हम सबको क्या कह सकते हैं, हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड तो सभी हैं और सभी H+ देने वाले को हम एसिड ही कहते हैं। लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि रिलेटिव अगर हम बात करें तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन क्या होगा, वीक होगा। तो स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम हाइड्रा एसिड के बारे में। तो सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं CH4NH3H2HF। तो ये हमारा सीरीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो आपका HF होता है, उसके बाद H2O होता है, उसके बाद NH3, फिर CH4। इसका क्या मतलब है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर
प्रोटॉन मतलब H प्लस क्या करने की देने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है, इसीलिए HF क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हम इसको क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप याद रखिए लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाओगे कभी भी तो वहाँ प्रोटॉन देने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इसीलिए HF क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सेकेंड जो हाइड्रा एसिड है कुछ ये है HF, HCl, HB और HI। तो हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो सब में है लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है आपका पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है। तो HI, तो आप देख सकते हैं कि HI अगर आप देखोगे टॉप टू बॉटम जाने पर, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आने पर हमेशा क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, डाउन होगा। तो प्रोटॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड की, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए सबसे फास्ट क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो अगर हम इस सीरीज में बात करें ऊपर से नीचे में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब हम HCl इसमें बात करें हम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब में क्लोरीन ही है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ देखते हैं तो हमको पता होता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है +1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, हमने इसको माना हुआ है x, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है कि -2 = 0। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +1 + x - 2 = 0। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1 + x, इस -2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो +2। अब ये -1 उस तरफ जाएगा तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ x = +2 - 1, इसका मतलब हमको मिल गया +1। तो ये तरीका है निकालने का, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो HClO का क्या होगा, +1 मिलेगा हमको, यहाँ क्या मिलेगा +3, इसका मिलेगा +5 और इसका मिलेगा +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आपकी जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हमारा +7 वाला जो होगा ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर ये, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में आपका होगा HClO। तो इस तरह से हमने इसका भी जो स्ट्रेंथ चेक कर लिया। अब हम लास्ट हम देख रहे हैं जो आपका फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और आपका ये प्रोपेनोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं, तो इसके बारे में हम चेक कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाके वो देखिए तो आपको ये बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएगा। बस मैं ये सीधा बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा एसिड कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका ये वाला, उसके बाद सबसे लास्ट होगा ये वाला। तो इस तरह से हमने हाइड्रा एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर ली। अब हम थोड़ा सा बेस के बारे में बात करेंगे कि जो हाइड्रा बेस होते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है आखिर वो क्या होती है। बात करने वाले हाइड्रा बेस के बारे में, जिसके पास OH होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे बेस जिसमें OH होता है और वो OH क्या करते हैं, देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रा बेस कहलाते हैं। तो हाइड्रा बेस में कुछ ये सीरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हम स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको बोलेंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका pH भी बहुत हाई होता है, और इसके बाद सबसे कम कौन होता है, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से अब हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाते थे तो हमारा एसिड क्या होता था, एसिड क्या होता था, इंक्रीज होता था। इसमें भी हम देख सकते हैं बेस सबसे ज़्यादा, अगर मैं बेस की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नीचे वाला। तो इस तरह से हम सीजियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे नीचे है उसका जो बेस होगा वो सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और लिथियम हाइड्रोक्साइड का बेस क्या होगा, सबसे वीक होगा। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से आपको पूरे एसिड और बेस की पूरी कहानी बता दी इस वीडियो में। आपको एसिड और बेस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये काफ़ी है आपके लिए। आप अच्छे से इसका एक नोट्स बनाइए, हमें उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और एसिड और बेस में आपको जो कुछ और भी जानना हो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके लिए एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।